तो अभी तक जो हमारे पास नॉइज़ आई है वो रोटेशन इनवेरिएंट है। तो उसके बाद दिस 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 वाज अनदर पेपर व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टू डू एक्सपेरिमेंट। आप देख लें, दिस पेपर इज़ फ्रॉम गूगल एंड ये these are very famous names in machine learning, deep learning world, Bengio and Goodfellow। इन्होंने एक और क्वेश्चन रेज किया कि चलें, अभी तक तो हम ये कर रहे थे ना कि हमारे कंप्यूटर में एक इमेज पड़ा है, हमारे कंप्यूटर में ही डीप नेटवर्क है, तो हम उस डिजिटल इमेज को लेते हैं और उस डिजिटल इमेज में कुछ चेंजेस कर लेते हैं तो हमारे पास एक नया इमेज बन जाता है। तो वो जो नया इमेज, नॉइज़ी नया इमेज बनता है, उसको हम इसमें से पास कर देते हैं अपने नेटवर्क में, तो वो फूल हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि जी अब हम फूल तो एक्चुअल चीज़ों को करना चाहते हैं ना, कि हम ये जो चीज़ हमने बनाई है, नॉइज़ी इमेज बनाया है, इसको हम प्रिंट करके चिपकाएं और फिर इसकी तस्वीर खींचें। तो वो फिर अगर वो तस्वीर पे दैट इमेज इज़ एबल टू फूल द डीप नेटवर्क, तो देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज इट डज़ नॉट। क्योंकि एक रोबोट के जो इमेज है वो तो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आप तो यही कर सकते हैं ना कि आप कोई कंटेंट सीन का तब्दील कर लें, आप सीन में कोई चीज़ बदल दें जाकर। आप रोबोट जो तस्वीर खींचता है, उस तस्वीर का एक्सेस तो आपके पास है नहीं कि आप उसके पिक्सल्स बदल दें ताकि वो रोबोट फूल हो जाए जो कि वो नेटवर्क यूज़ कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि चलें ये करके देखते हैं। तो इन्होंने ये किया कि जो ये एक इनके पास क्लास है, ये मेरा ख्याल है वॉशिंग मशीन है। तो डिजिटल इमेज पे इन्होंने नॉइज़ डाली और जब नेटवर्क को दिया ना, तो नेटवर्क फूल हो गया। फिर इन्होंने प्रिंट किया इस इमेज को, प्रिंट करने के बाद दोबारा तस्वीर खींची और फिर इन्होंने दिखाया है कि कुछ केसेस में इन इस सिचुएशन में भी नेटवर्क फूल हो जाता है। अगर आप कंपेयर करें ना ये डिजिटल इमेज को, इस राइट पे जो तीन इमेजेस हैं, आपको नज़र आएगा कि जो वाइट कलर है उसकी तस्वीर में वो थोड़ा ऑफ वाइट नज़र आ रहा है। तो ये क्यों ऑफ वाइट नज़र आ रहा है? तो होता यही है कि जब आप प्रिंट करते हैं चीज़ को, तो आपके पास हर तरह का कलर तो अवेलेबल नहीं होता। प्रिंटर की भी तो कोई लिमिटेशंस है ना। एक तो प्रिंटर की लिमिटेशंस है, दूसरा ये है कि जब आप तस्वीर खींचते हैं तो उस वक्त जो लाइट होती है वो डिफरेंट होती है, तो देर आर सम चेंजेस। तो इस वजह से ये जो प्रिंट करके आपने दोबारा तस्वीर खींची है ना, इसमें इमेज थोड़ा सा चेंज हो गया। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि कुछ सिचुएशंस में द नॉइज़ इज स्टिल effective, but we repeated this experiment and also the research community has repeated this experiment many times and this noise is not really robust। ये जो इन्होंने पेपर यूज़ किया है ना, ये ख़ास किस्म का पेपर है जिस पे आपकी फ़ोटोग्राफ प्रिंट होती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल पेपर पे प्रिंट करें ना, तो वो बिल्कुल वो शाइनी पेपर नहीं होता। पेपर ऑल्सो प्लेज अ रोल। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल आ गई। अच्छा, उसके बाद जो है ना, पीपल फाउंड अदर मेथड्स कि अच्छा फिज़िकल वर्ल्ड में कैसे नॉइज़ हो। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें ना इन्होंने एक टर्टल, ये जो टर्टल है ना, मैं इस टर्टल को मिस क्लासीफाई करवाना है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब ये टर्टल को किसी भी एंगल से रखेंगे ना, तो ये टर्टल क्लासीफाई नहीं करेगा, ये राइफल क्लासीफाई करेगा।
प्रोबेबिलिटी कभी कम होती है। ये देखें क्रैब, इस एंगल से इट इज कॉलिंग इट अ क्रैब विच इज वेरी क्लोज टू अ टर्टल। तो एनी हाउ दिस वाज अनदर एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने वही वही टेक्निक यूज़ की कि बहुत सारी तस्वीरें खींची। तो इसमें इन्होंने ये किया होगा कि इन्होंने पहले एक टर्टल को प्रिंट करके उसकी तस्वीरें खींची होंगी। तो इन्हें पता होगा कि जो मेरे इमेजेस हैं वो डिजिटल इमेज नहीं होने चाहिए, मेरे जो इमेजेस हैं वो वाले इमेजेस होने चाहिए जो रोबोट को नज़र आ सकते हैं। rather than applying noise on a digital image, I should apply noise on images that are actually captured। तो उनमें वो सारे इफेक्ट्स होंगे जो कि रोबोट फील करता है। तो ये बेसिकली ये जो समेशन हमने एंटर किया है ना, इसमें इन्होंने बहुत सारे एंगल से टर्टल की पिक्चर ली होगी, प्रिंट किया होगा और पिक्चर ली होगी। तो ही शोड के इट इज़ रोबस्ट, मच मोर रोबस्ट देन द प्रीवियस केसेस। अब एक और रख लिए मैंने। तो इन समरी अभी तक जो हमने किया है ना, वो ये किया है कि वी आर जस्ट यूजिंग दिस gradient update equation to come up with different examples। उसके बाद सो नाउ द थिंग इज़ कि ये जो एडवर्सेरियल अटैक्स हैं ना, इट्स एन एंटायर एरिया ऑफ रिसर्च। तो आपके कुछ सेमेस्टर प्रोजेक्ट में भी हमने शामिल किए हैं। तो you can play with that toolbox to implement your own adversarial examples। उसके बाद ये भी एक this was another type of adversarial attack। तो इन्होंने कहा था कि आप सारे पिक्सल क्यों चेंज करते हैं इमेज के, आप सिर्फ कुछ ही पिक्सल चेंज करें ना, तो ये अटैक ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे कि हम वो वाले पिक्सल्स पता चला लेंगे जिनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है आउटपुट पे। रादर देन चेंजिंग एवरी पिक्सल, वी शुड चेंज ओनली दोज पिक्सल्स जिनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आउटपुट पे। और फिर बेशक वो नज़र भी आ जाएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन अगर ये इमेज ज़ीरो का है, ये पहली रो देखें तो ये क्लासीफायर जो है ना, इस वाले इमेज को 1 कह रहा है, इसको 2 कह रहा है, इसको 3 कह रहा है, इसको 4 कह रहा है। तो ये जो थोड़े से पिक्सल्स आपने चेंज किए हैं, अगर आप किसी ह्यूमन को दिखाएंगे तो ही विल थिंक कि ये दिस इज़ जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक। लेकिन आपका क्लासीफायर फूल हो जाता है जस्ट बाय चेंजिंग जस्ट अ फ्यू पिक्सल्स। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि वो नज़र तो आ जाती है चेंज, बट इट डजंट लुक सस्पिशियस, इस पे शक नहीं होता किसी को। तो अगेन हमें कैसे पता चलता है कि कौन से पिक्सल्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी आउटपुट को। ये मैथमेटिकली इन्होंने इसको यूँ लिखा हुआ है और ये कंडीशन है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इसका नाम है जैकोबियन सेलियंसी मैट्रिक्स अटैक। इसको मैं नया बनाना पड़ेगा। तो one of the reasons of including this difficult looking math in these slides is कि you should figure out कि ये जो है ना देखने में मुश्किल लग रहा होता है, it looks very fancy but it is not that। इसके पीछे जो बात है वो बहुत आसान है, बस हमें आदत है चीज़ों को मुश्किल करके लिखने की।
लेट्स से ये आपका नेटवर्क है, अगेन वही 3 क्लासें, 3 आउटपुट्स आ गई आपके पास, और ये इनपुट इमेज आ गया, और इनपुट इमेज लेट्स से 3x3 का है, एक ही चैनल, ये इनपुट होगा। तो ये जो वैल्यू है पहले वाली, तो अब मैं दोबारा लिखता हूँ, एक और नोटेशन है उसको हम लिख लेते हैं। ये जो हमारा नेटवर्क है, इट इज़ एफ ऑफ एक्स, इसको कह सकते हैं, और ये एक्स इज़ दिस इमेज, एक ये मैट्रिक्स है, ये इनपुट होती है, तो आपके आउटपुट पे 3 वैल्यूज़ आती हैं। तो बेसिकली आप कह देते हैं कि ये 3 वैल्यूज़ को ना मैं एक वाई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आप यूँ लिख सकते हैं कि आप अपने न्यूरल नेटवर्क को लिख सकते हैं कि इट्स अ फंक्शन विच मैप्स एक्स ऑन टू वाई। अच्छा, ये x जो है अभी हमारा 3x3 है, इसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है, और y जो है इसकी डायमेंशंस फ़िलहाल 3 है, 3x1। तो जब आप कैट का इमेज इनपुट करते हैं तो आप चाहते हैं कि y की वैल्यू होनी चाहिए 100। कैट का इमेज इनपुट करते हैं तो आप चाहते हैं कि y आए 100, और जब आप डॉग का करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये y होना चाहिए 010। अच्छा, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक और तरीके से। आप चाहते ये हैं कि आप एक्स को थोड़ा सा चेंज कर दें, और जो आउटपुट है वो वाई स्टार हो जाए, वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू वाई स्टार। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि 100 की जगह 010 हो जाए, इमेज को थोड़ा सा चेंज करें। और दूसरी शर्त आपकी ये है कि ये जो थोड़ा सा चेंज है ना, डेल्टा एक्स, ये जो भी चीज़ है इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, ये कम होना चाहिए, चेंज बहुत कम होनी चाहिए। तो ये इसको लिखने का मुश्किल तरीका ये है। आप चाहते हैं एक ऐसा डेल्टा एक्स तलाश करना जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, और वो जब डेल्टा एक्स इमेज में ऐड किया जाए तो आउटपुट वाई स्टार हो जाए, वाई ना हो। ठीक है, तो अगेन जो काम हम कर रहे हैं ना, उसको लिखने का ये एक और तरीका है, लिखने का एक और तरीका, कर हम वही रहे हैं जो हम कर रहे हैं। इसको जिन लोगों ने कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा है ना, उन्होंने इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस देखी हैं लिखी हुई। ये सब्जेक्ट टू, ये एस टी का मतलब होता है सब्जेक्ट टू। हम एक ऐसी नॉइज़ तलाश करना चाहते हैं सब्जेक्ट टू के, जब वो नॉइज़ इमेज में ऐड की जाए तो नेटवर्क जो है ना वाई स्टार आउटपुट करे, वाई ना करे, वाई इज़ द एक्चुअल आउटपुट। और मिनिमम इस वजह से है क्योंकि हम इस कम से कम मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसका। ठीक है, तो स्लोली स्लोली अगर आप लोगों ने ये नोटेशंस नहीं देखी ना, तो जितना आप देखते रहेंगे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट। The purpose of this slide is just to get you acquainted with such notations. Some of you are already experienced enough, जिन्होंने convex optimization पढ़ा हुआ है उनको ये इतनी अजीब नहीं लगती इक्वेशन। तो अब है बहुत आसान। अब हमारा एम ये है कि हम वो वाले पिक्सल तलाश करना चाहते हैं जिनको सिर्फ जिनको चेंज किया जाए तो आउटपुट मैक्सिमम चेंज हो। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर पिक्सल वैल्यू है x1, तो ये ब्लू वाली वैल्यू x1 पे भी डिपेंड करती है, पहले वाली पिक्सल वैल्यू पे, ये x2 पर भी डिपेंड करती है,
ये x3 पे भी करती है, ये x4 पे भी करती है। तो आप इनपुट को बदलेंगे तो आउटपुट चेंज होगी। तो अब फर्ज करें कि ये जो x है ना, ये हमारा कैट वाला इमेज है। अब आप करना ये चाहते हैं कि आप वो वाला पिक्सल तलाश करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू को आप चेंज करें ना, जिसकी वैल्यू को चेंज करें तो ब्लू वाली वैल्यू कम हो और पिंक वाली वैल्यू कम हो और ग्रीन वाली वैल्यू बढ़ जाए। यही चाहते हैं ना आप एक्चुअली। अगर आप कैट वाले इमेज को डॉग क्लासिफाई करना चाहते हैं तो आप एक्चुअली क्या चाहते हैं कि मुझे मैं इनमें से कौन से पिक्सल को चेंज करूं तो ब्लू वाली वैल्यू कम हो जाए, पिंक वाली वैल्यू कम हो जाए और ग्रीन वाली वैल्यू बढ़ जाए। यही चाहते हैं आप या डू यू वांट समथिंग एल्स? जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, तो हम करते ये हैं कि अभी आप देखें, मैं एक मैट्रिक्स बनाने लगा हूँ। एक मैट्रिक्स में बनाता हूँ। ये ये बेसिकली इस आउटपुट पे खड़े होकर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब अब मैंने इसको मैं यूँ बना देता हूँ। पहले हम ना x1 को चेंज करते हैं और हम ये देखते हैं कि ब्लू वाली वैल्यू कम होती है कि ज़्यादा होती है। अगर तो ज़्यादा होती है तो इधर मैं प्लस प्लस लिख देता हूँ। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं x2 को चेक करता हूँ कि मैं x2 को चेंज करता हूँ तो ब्लू वाली वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है। तो या कम होगी या ज़्यादा होगी, यही दो काम हो सकते हैं। इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी किसी ये इस इन सारे पिक्सल्स को मैं बदलूंगा तो ये ब्लू वाली वैल्यू चेंज होगी। किसी पिक्सल को चेंज करने से बढ़ेगी, किसी पिक्सल की वैल्यू को इंक्रीज करने से ये वैल्यू बढ़ेगी। किसी को किसी कोई किसी x1 को किसी पिक्सल को चेंज करने से, किसी पिक्सल को इंक्रीज करने से ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। और तो ये डिपेंड करती है वैल्यू इनपुट्स पे। तो ये इसी तरह की कोई ब्लू मैट्रिक्स बनेगी अगर मैं बारी बारी सारी इनपुट्स को बदलूं। ये एक मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। अच्छा, फिर हम इसी तरह की ना एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ये दूसरी वाली आउटपुट के लिए। हम जाके दूसरी वाली आउटपुट को देखते हैं, हम बारी बारी सारी इनपुट्स बदलते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या दूसरे वाली वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह तीसरी वाली जो है ना, तीसरी वाली वैल्यू को जाके देख लेंगे और उस पर भी ये नोट कर लेंगे। जीरो भी हो सकती है, डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है, चेंज ही नहीं होती।
किसी इनपुट को चेंज करने से। तो हमारी इनपुट का साइज था 3x3 और हमारे पास 3 क्लासेस थी आउटपुट पे। तो जो ये मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी 3x3 इंटू नंबर ऑफ क्लासेस, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आप आपने अभी जो असाइनमेंट की है उसमें जो 2x2 आपकी 2 डायमेंशनल जो पहली वाली असाइनमेंट में नेटवर्क था, ये जो आउट इक्वेशन बनती थी आपके पास, ये आउट, इसको आप आउट वन कह रहे थे या जो भी कह रहे थे, इस आउट वन का आप डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1, इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x2, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x3। तो आपके पास इस तरह की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरह ये जो ग्रीन वाली वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है, इसकी जो भी इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव आप ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास ये ग्रीन वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। Any questions so far regarding these three matrices? कोई क्वेश्चन? ये जो एक वैल्यू है इस मैट्रिक्स की, इसको मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ये लेट्स से जे ब्लू वाली मैट्रिक्स के लिए J1 है, ग्रीन वाली के लिए J2 है और पिंक वाली के लिए J3। और आई की वैल्यू हो सकती है, आई की वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर 9 तक। डू यू एग्री विद दिस थिंग? 3 आउटपुट क्लासेस हैं तो जे की वैल्यू 1 से 3 तक होगी, ये जो भी इक्वेशन है, और इनका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरी इनपुट, तो इसको हमने यूँ लिखा। If you have a question regarding this notation, you can ask. तो हम कर लेंगे कैलकुलेट, डेरिवेटिव तो हमने इतनी दफ़ा कैलकुलेट किए हैं, दोबारा कर लेंगे। अब थोड़ा डिफरेंस ये है कि पहले तो हम किसी कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते थे ना, आउट माइनस टारगेट का, आउट माइनस टारगेट लिखते थे और फिर कोई डेरिवेटिव लेना शुरू कर देते थे एरर फंक्शन बना के। अब हमने कहा है कि नहीं, हम आउट का ही डेरिवेटिव लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउट वन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1, आउट वन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x2, x3। तो ये एक ब्लू वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरह आउट टू का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल इनपुट्स, तो ये ग्रीन वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि अगर इस मैट्रिक्स में
पॉजिटिव नंबर है, कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो इसका क्या मतलब है? अगर इस मैट्रिक्स में कोई भी नंबर बिग पॉजिटिव नंबर है तो व्हाट डज दैट मीन? सर आउटपुट उस पिक्सल वैल्यू पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। हाँ ठीक है, ये सही बात है। आप सिर्फ डिपेंड नहीं कर रही, अगर हम x को बढ़ाते हैं ना तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब उस x को बढ़ाने से वैल्यू बढ़ती है, डिपेंड भी कर रही है और बढ़ती भी है। अगर हम x को बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगी। और नेगेटिव नंबर का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर नंबर नेगेटिव हो जाए, सर कम होगी वैल्यू। इनपुट की वैल्यू को बढ़ाने से आउटपुट की वैल्यू कम होती है। तो डेरिवेटिव बेसिकली ले रहे हैं ना। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि मैं x को बढ़ाऊंगा तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो x को बढ़ाएंगे तो f ऑफ x बढ़ेगा, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा, अगर बड़ा नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब है कि अगर आप x को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आउट वैल्यू कम होगी अगर नेगेटिव डेरिवेटिव आ जाए। ठीक है, ये दो काम ही हो सकते हैं ना। आप किसी इनपुट को बदलेंगे तो या आउटपुट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या ज़ीरो रह जाएगी। तो वो बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा? आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। अगर तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इस इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट बढ़ती है, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है कि इस वाली इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट कम होती है। डू यू एग्री विद दिस लास्ट स्टेटमेंट? अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इनपुट को बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ेगी। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इनपुट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट कम होगी। यस सर। तो ये हमने जो है ना, ये तीनों मैट्रिसेस बना ली हैं। अब हम चाहते ही हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें वो वाला पिक्सल पता चल जाए जिसको बढ़ाने से टारगेट क्लास की वैल्यू तो बड़ी हो लेकिन बाकी क्लासेस की जो वैल्यू है वो कम हो जाए। ये हम चाहते हैं। तो हमें वो पिक्सल पता चल जाएगा कि अगर हम ये पता चला लेंगे। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ ना, ये जो मैंने तीन मैट्रिसेस बनाई हैं ना, ये आपको नज़र आ जाएगा। बेसिकली हम, अगर मैं इसे छोटा कर लूँ, तो एक तो मैंने आपको बात समझाई है कि जब इस तरह की कोई इक्वेशन लिखी हुई आपके सामने आए ना, तो आप लोगों ने जो है ना घबराना नहीं है। इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट लुक्स लाइक। तो हम एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा कोई टारगेट क्लास है, लेट्स से ग्रीन वाली क्लास है, या कोई भी कोई, उसको हमने कह दिया टारगेट क्लास टी। इस इक्वेशन में ना ये टारगेट क्लास एक्स इनपुट है आपकी और वाई टारगेट है। तो आई का मतलब ये है कि मैट्रिक्स का आई का मतलब है कौन सा पिक्सल। तो अब आप चाहते ये हैं कि आई का मतलब हो गया पिक्सल पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स इज़ द इनपुट। उस इनपुट के विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट हमने डेरिवेटिव पहले से लेके ये तीनों मैट्रिसेस बना ली, ग्रीन ब्लू और पिंक वाली।
और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम इनपुट को चेंज करें ताकि आउटपुट जो है ना वो डिज़ायर्ड जो टी जो भी टारगेट हमने रखा है वो हो जाए। इस केस में हमने डॉग रखा, तो टी इक्वल्स टू 2, लेट्स एक्स जो था वो कैट वाला इमेज था, और ये कैट वाला इमेज था, और इसकी विद रिस्पेक्ट टू हमने आउटपुट सारों का डेरिवेटिव ले लिया, ये तीनों मैट्रिसेस भर ली। डेरिवेटिव लेना में आता है डॉट बैकवर्ड करके। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने भर ली हैं, और अब हम एक समरी इन तीनों को समराइज़ करना चाहते हैं। इन तीनों को हम ऐसे समराइज़ करना चाहते हैं कि हम जाकर देखेंगे कि वो कौन सा पिक्सल है जिसके लिए ब्लू वाली मैट्रिक्स ग्रीन वाली मैट्रिक्स में बड़ा पॉजिटिव नंबर है, ग्रीन वाली मैट्रिक्स में बड़ा पॉजिटिव नंबर है, और बाकी मैट्रिसेस में नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव नंबर है, और बाकी मैट्रिसेस में जो है वो नेगेटिव नंबर है। अब बारी बारी जाके ना इन तीनों मैट्रिसेस में देखते हैं कि ऐसा कोई पिक्सल है जिसके लिए जिसमें ब्लू वाली मैट्रिक्स में पॉजिटिव साइन है और बाकी दोनों में नेगेटिव है। ऐसा कोई पिक्सल आपको नज़र आ रहा है? ब्लू वाले में पॉजिटिव है और उन दोनों में नेगेटिव है, लेट्स से। अच्छा, अब कोरस्पॉन्डिंग पिक्सल्स देखना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा, मैं देखता हूँ कि मुझे वो वाला पिक्सल तो, अगर ब्लू वाली मैट्रिक्स में कहीं पॉजिटिव साइन है ना, तो ये वो वाले पिक्सल हैं जिनकी वैल्यू को बढ़ाने से, सॉरी ग्रीन, हम तो ग्रीन पे कर रहे हैं ना। हम ग्रीन वाली मैट्रिक्स में जाते हैं और जाके देखते हैं पहले तो पॉजिटिव वाले पिक्सल्स कौन से हैं, क्योंकि यही वो पिक्सल हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। हम इनमें क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि इनको बढ़ाते हैं तो ग्रीन वाली वैल्यू बढ़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट पिक्सल हो गए। तो ये जो, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि अगर हम ग्रीन वाली मैट्रिक्स में जाकर देखें तो जिधर जिधर प्लस साइन आ रहा है ये वाले इंपॉर्टेंट पिक्सल्स हैं। यस सर। ठीक है, तो हमने जो है ना पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पोटेंशियली इंपॉर्टेंट पिक्सल्स हैं। फिर हम इन पिक्सल्स को देखते हैं कि बाकी मैट्रिक्स में इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेक करते हैं। अगर उधर नेगेटिव साइन है ना, तो वी आर वेरी हैप्पी। वाई आर वी हैप्पी? कि इस वाली इनपुट को जब इंक्रीज करते हैं तो ग्रीन वाली वैल्यू बढ़ती है और बाकी वैल्यूज कम होती हैं। यही आप करना चाहते हैं ना? तो ये जो सेंटर में पिक्सल है, हाउ अबाउट दिस पिक्सल, ये जो ये वाला बीच में बिल्कुल पिक्सल बैठा हुआ है, ये वाला, ये, इस पिक्सल को बढ़ाएं तो ग्रीन वाली वैल्यू बढ़ती है, ब्लू वाली वैल्यू कम होती है, और ग्रीन पिंक वाली वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। तो हम तो चाहेंगे कि कम हो, वी आर नॉट हैप्पी। चलें ये दूसरी वैल्यू चेक कर देते हैं। ये वाली वैल्यू को लेट से प्लस कर देते हैं ना, कोई तो वैल्यू। ये नाइन्थ पिक्सल को, इस वाले पिक्सल को इंक्रीज करें ना तो ग्रीन वाली वैल्यू बढ़ती है, ब्लू वाली वैल्यू कम हो जाती है, और पिंक वाली वैल्यू कम हो जाती है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसको लेंगे और इस पिक्सल को मैक्सिमम कर देंगे, इसकी वैल्यू को, और फिर देखेंगे कि इस पिक्सल को मैक्सिमम करने के बाद देखेंगे कि नेटवर्क जो है वो वाई स्टार कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, अगर एक पिक्सल को चेंज करने से नहीं हुआ, फिर जाकर कोई और पिक्सल तलाश करेंगे कि अच्छा, अब ये हमने एक स्टेप कर लिया, अब जाकर दोबारा जाकर चेक करेंगे, अच्छा अब और कौन सा इसमें पिक्सल है। इस तरह करके ना हम फाइनली, और ये लोगों ने कर कर दिखाया है कि सिर्फ
ये अब मैं आपको दिखा ही देता हूँ मैथमेटिकली लिखी हुई चीज़। ये आप लोग ना रिवाइज कीजिएगा, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये देखें, वो कहता है कि एस मैट्रिक्स जो है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। हम उन पिक्सल्स में इंटरेस्टेड नहीं है जिनको बढ़ाएं तो आउट टारगेट जो टारगेट आउटपुट है वो कम हो। तो जिन पिक्सल्स की वजह से हमारी टारगेट क्लास का डेरिवेटिव नेगेटिव है, उनमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम उनमें भी इंटरेस्टेड नहीं है कि जिन जे आउटपुट्स का डेरिवेटिव बढ़ जाए, जो उनका समेशन वैल्यू बढ़ जाए, हम उन पिक्सल्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम उनको भी नहीं चेंज करेंगे। हम उन पिक्सल्स को भी नहीं चेंज करेंगे जिनसे हमारी आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट कम होती है, दूसरे लफ्ज़ों में डेरिवेटिव नेगेटिव है। हम उन पिक्सल्स को भी नहीं चेंज करेंगे जिनसे हमारी अनवांटेड जे आउटपुट, टी हमारी टारगेट आउटपुट है और जे जो बाकी आउटपुट्स हैं, उनकी समेशन जो है वो सम बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उनको भी नहीं बदलेंगे, सिर्फ ये जो नेक्स्ट लाइन में कंडीशन लिखी हुई है ना, इनको बदलेंगे। अब जो पिक्सल बाकी बच गए वो कौन से हैं, जिनसे या तो डिज़ायर्ड टारगेट की डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और या ये जो अनवांटेड क्लासेस हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाले डेरिवेटिव का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, और हमने जो है अपनी जिन पिक्सल्स को चेंज करने से डिज़ायर्ड आउटपुट बढ़ती है उसको ले लिया, और इनको मल्टीप्लाई करके ना हमने एक मैट्रिक्स बना ली। तो हमने हमने इन तीन मैट्रिसेस को एक सिंपल सिंगल मैट्रिक्स में समराइज कर दिया। हमने जाके देखा, अच्छा ग्रीन वाले में अगर पॉजिटिव है और बाकियों में भी पॉजिटिव है तो इधर ज़ीरो लिख दें। अगर ग्रीन वाले में पॉजिटिव है और इन बाकियों में नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव लिख दें। अगर ग्रीन वाले में नेगेटिव है तो फिर तो हम इंटरेस्टेड ही नहीं है उस पिक्सल में। अच्छा, ग्रीन वाले में नेगेटिव है और बाकियों में, ग्रीन वाले में भी पॉजिटिव है और बाकियों में भी पॉजिटिव है, तो उधर भी ज़ीरो लिख दें। इस तरह करके ना हम एक मैट्रिक्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि हमें बताती है कि कौन से पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस फिर उन पिक्सल्स को हम मैक्सिमम चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट आई नहीं है। एक पिक्सल को बदलें, दूसरे को बदलें। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाया है कि सिर्फ 4% पिक्सल्स को बदलें ना आप इमेज में, तो यू आर एबल टू अटैक। तो अभी लेट्स कंक्लूड ओवर हेयर। आपको मैं एडवाइस करूँगा कि गो एंड लुक एट दिस नोटेशन, try to digest it, and if you have any questions you can ask them. uh, it appears really difficult, but actually जो हम कर रहे हैं, the things are very intuitive. तो हम we think of an intuitive solution and then we try to make it look very difficult ताकि हमारा पेपर पब्लिश हो जाए। तो ये जो है ना, try to understand this equation, this matrix ये जो हमने बनाई है। अच्छा, ये क्लास चीज़ आप देख लें। तो हम तो जो नॉइज़ी इमेज है उसके लिए हम कोई बहुत ही मैथमेटिकल अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं ना, कि हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी तरीके से और डेरिवेटिव के थ्रू अपडेट करते हैं। दिस वाज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलेक्सनेट ले लिया और उसकी इनपुट पे ना रैंडम इमेजेस इनपुट करने शुरू कर दिए, और फिर इन्होंने मतलब हज़ारों रैंडम इमेजेस इनपुट किए, और इन्होंने देखा कि जो एलेक्सनेट है वो तो ये क्लासीफाई करता था ना कि डॉग है, चेयर है, कोई ऑब्जेक्ट। तो ये इनपुट पे ना रैंडम इमेजेस दे रहे थे जिनमें वो ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, और ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा इमेज है जो कि बिल्कुल ही रैंडम हो और उसके लिए एलेक्स नेट की कोई भी आउटपुट मैक्सिमम हो जाए। तो ये देखें, इन्होंने वो इमेजेस तलाश कर लिए कि जब आप ये वाले इमेजेस इनपुट करते हैं ना अपने नेटवर्क को, तो दे गिव
वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास जो कि नीचे लिखी हुई। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर कीबोर्ड वाला इमेज देख लें। इसके बाद स्टेथोस्कोप, डिजिटल क्लॉक। अब इन इमेजेस का कोई लेना देना नहीं है डिजिटल क्लॉक से या स्टेथोस्कोप से। तो अभी टू कंक्लूड टुडेज लेक्चर, आप हमने ये देखा है कि लोगों ने बहुत तरीके से ना डीप नेटवर्क्स को फूल करने की कोशिश की। तो देयर आर मोर अटैक्स अवेलेबल देन डिफेंसेस। तो द कम्युनिटी इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ मेथड, वो वाला डिफेंस हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रोबस्ट हो। अभी तक हमारे पास है नहीं वो डिफेंस। तो क्यों डिफेंस तो खैर हमारे पास है नहीं, बट पीपल आर कमिंग अप विद नॉवल न्यू वेज ऑफ ट्राइंग टू अटैक डीप नेटवर्क्स। तो कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये आप जाके रिवाइज कीजिएगा। लुक, रीड द पेपर्स। हमने 2 अटैक्स किए। एक है ये JSMA अटैक, और एक हमने ये किया था फास्ट ग्रेडियंट साइन मेथड, जो सिंपल डेरिवेटिव वाला था। Read these papers and this will help you to understand how to read research papers. Things are simple, but they are hidden behind complex looking math. Uh, Sometimes this confuses, it takes a while to digest के हो क्या रहा है असल में। तो दी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि अगर किसी को ये मैथ समझ नहीं भी आ रहा ना, तो भी द टूल बॉक्सेस दैट आर अवेलेबल दे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट दीज अटैक्स। So sometimes it helps to just use the code available to apply the attack and find out in which situations the code is not attacking. तो आपको weakness पता चल जाती है without even understanding the mathematics. If you test their algorithm many times using different images, you will be able to find examples जिन cases में वो वाला attack काम नहीं कर रहा। तो ये जो हमने एग्जांपल देखी थी ना, ये इसकी परफेक्ट, ये जो हम बात कर रहे हैं कि अगर मैथ समझ नहीं भी आ रही तो भी रिसर्च कर सकते हैं। इन्होंने कोड ऑलरेडी अवेलेबल था, उसको बस टेस्ट करते थे। तो इनको वो एग्जांपल्स पता चल गई जिनके लिए वो अटैक सक्सेसफुल नहीं था। इसके लिए ना मैथ समझने की ज़रूरत थी, सिर्फ उनका कोड रन करने की ज़रूरत थी। तो इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मशीन लर्निंग रिसर्चर, you should have this skill to at least run already available code. This will open doors for new research. तो या तो आप मैथ आपको बहुत अच्छी आती हो, मैथ नहीं अच्छी आती कोई बात नहीं, आपको कोड अच्छा चलाना आता हो। दोनों तरीके हैं क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस करने के।